वेलकम टू लेट्स लर्न विद सोनिया। आज की वीडियो में हम क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 2 करेंगे, जिसका नाम है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो। देखो, माइक्रो में दो वर्ड छुपे हुए हैं। माइक्रो का मतलब होता है बहुत ही कोई छोटी चीज़, और ऑर्गेनिज्म आपको पता ही है, इसका मतलब बहुत ही छोटे ऑर्गेनिज्म को हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं, जिनको हम अपनी नेक डाई से नहीं देख सकते। उनको देखने के लिए हमें किसी मैग्नीफाइंग लेंस की ज़रूरत पड़ती है या किसी मैग्नीफाइंग डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है, फॉर एग्जांपल माइक्रोस्कोप। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये बोल रही है कि हमारे फ्रेंड भी हैं और फो भी हैं। फ्रेंड मतलब हमारे दोस्त भी हैं और हमारे दुश्मन भी हैं। तो इस चैप्टर में हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एज ए फ्रेंड भी पढ़ेंगे और एज ए फो भी पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यू हैव सीन सेवरल काइंड ऑफ प्लांट एंड एनिमल। आपने बहुत सारे टाइप के एनिमल और प्लांट को देखा है। हाउ एवर देर आर अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म अराउंड अस विच आर नॉर्मली कैन नॉट सी। प्लांट और एनिमल्स के अलावा भी हमारे आसपास बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, जिनको हम नॉर्मली नहीं देख सकते नेक्ड आई से। दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स, और इनको हम क्या बोलते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स। फॉर एग्जाम्पल, you might have observed that during the rainy season moist bread gets spoiled and its surface gets covered with grayish white patches। आपने देखा होगा जब भी रेनी सीजन होता है, उस टाइम पे अगर आप ब्रेड को रख देते हो तो वो स्पॉइल हो जाती है, यानी कि वो खराब हो जाती है, और उसके सरफेस के ऊपर एक ग्रेइश वाइट कलर के पैचेस बन जाते हैं। ऑब्जर्व दीज पैचेस थ्रू मैग्नीफाइंग ग्लास। आप उन पैचेस को मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू देखिए, या आप माइक्रोस्कोप में भी चेक करिए। यू विल सी टीनी ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर। आप देखोगे माइक्रोस्कोप के अंदर कि आपको दिख रहा है कुछ ब्लैक कलर के राउंडेड स्ट्रक्चर, छोटे छोटे आपको वहां पे दिखाई देंगे। डू यू नो वट दीज स्ट्रक्चर आर एंड वेयर डू दीज कम फ्रॉम। क्या आप जानते हो ये किस चीज़ के स्ट्रक्चर हैं और ये कहाँ से आए हैं? इसका जवाब हम जैसे जैसे चैप्टर को आगे पढ़ते रहेंगे, आपको इसका जवाब मिलता रहेगा। इसको अभी सस्पेंस में रखते हैं, ठीक है। अब शुरू होता है अभी हमारा चैप्टर। ये कहता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। उससे पहले कुछ एक्टिविटीज़ दे रखी हैं। एनसीईआरटी की एक्टिविटी करनी बहुत ज़रूरी होती हैं। उनका क्या रिजल्ट निकला, ये आपको कुछ न कुछ चीज़ को बहुत ही अच्छी तरीके से समझाने के लिए दी गई होती हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ध्यान से पढ़ना। एक्टिविटी 2.1 है, कलेक्ट सम मॉइस्ट सोइल फ्रॉम द फील्ड इन ए बीकर एंड ऐड वाटर टू इट। आप अपने आसपास से कुछ मॉइस्ट सोइल को इकट्ठा करिए और उसको एक बिकर में रख के थोड़ा सा उसमें पानी मिला दीजिए। आफ्टर द सोइल पार्टिकल्स हैव सेटल डाउन। जैसे ही आप मिट्टी में पानी मिलाते हो तो कुछ टाइम के बाद अगर उसको ऐसे ही छोड़ देते हो तो जो सोइल होती है, सोइल पार्टिकल होती हैं, वो नीचे बैठ जाते हैं। ऑब्जर्व ए ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम द बीकर अंडर ए माइक्रोस्कोप। अब आपको उसमें से एक ड्रॉपर भरना है बीकर में से, और उसको माइक्रोस्कोप के नीचे स्लाइड पे रख के चेक करना है। व्हाट डू यू सी। आप क्या देखोगे? एक्टिविटी 2.2 है, टेक ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर फ्रॉम ए पॉन्ड। आप कुछ पानी की ड्रॉप ले लीजिए पॉन्ड से। सेपरेट ऑन ग्लास स्लाइड। आप उसको एक स्लाइड पे रख के देखिए। एंड ऑब्जर्व थ्रू ए माइक्रोस्कोप। और माइक्रोस्कोप के थ्रू आपको उसको देखना है। डू यू फाइंड टीनी ऑर्गेनिज्म मूविंग अराउंड। क्या आप देख पा रहे हो कि उसके नीचे कुछ छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म मूव कर रहे हैं? ऑफ कोर्स आप ऐसा ही देखोगे जब भी आपके क्लास टीचर आपको माइक्रोस्कोप के से दिखाएंगे, तो आपको कुछ ऐसे स्ट्रक्चर दिखेंगे, कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स इधर उधर मूव करते हुए दिखाई देंगे, और वो ही क्या है? हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो कि हमें नेक्ड आई से नहीं दिखते हैं, ठीक है। दीज ऑब्जर्वेशंस शो दैट वाटर एंड सोइल आर फुल ऑफ टीनी ऑर्गेनिज्म। तो ये जैसे हमने मिट्टी से लिए कुछ ड्रॉप पानी के, और जैसे पॉन्ड से लिए, तो दोनों में आप क्या देखोगे? बहुत ही मिलियंस में आपको टीनी ऑर्गेनिज्म दिखेंगे। दो नॉट ऑल ऑफ दैम फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ माइक्रोब्स। उन सबको हम माइक्रोब्स नहीं बोल सकते। दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स आर सो स्मॉल इन साइज दैट दे कैन नॉट बी सीन विद द अनएडेड आईज। तो हम इनको अनएडेड यानी कि नेक्ड आई से नहीं देख सकते। सम ऑफ दीज सच एज द फंगस दैट ग्रो ऑन ब्रेड कैन बी सीन विद ए मैग्नीफाइंग ग्लास। जो अभी आपने देखा था ब्रेड के ऊपर कुछ पैचेस लग गए थे, वो फंगस है, और उसको आप किससे देख सकते हो? माइक्रोस्कोप की हेल्प से या मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू देख सकते हो। इसका मतलब अभी आपको पता चल गया उसके ऊपर क्या है? फंगस लगी थी उस ब्रेड के ऊपर, ठीक है भाई। अदर कैन नॉट बी सीन विदाउट द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप।
दैट इज़ वाई दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स। ये इतने छोटे हैं कि हम इनको माइक्रोस्कोप की हेल्प के बिना या मैग्नीफाइंग ग्लास की हेल्प के बिना नहीं देख सकते, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप्स। यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को 4 मेजर ग्रुप में बांटा गया है। दीज ग्रुप्स आर बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ एंड सम एल्गी। आई एम रिपीटिंग अगेन, कौन कौन से 4 ग्रुप में बांटा गया है? बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ, एल्गी। ओके, सम ऑफ दीज कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर शोन इन फिगर्स 2.1 एंड 2.4। आगे फिगर्स में इनकी कुछ पिक्चर्स दी गई हैं, वो भी हम देखेंगे। पहले इस पेज को कंप्लीट कर लें, ठीक है। सबसे पहले ये हमें बता रहा है वायरस के बारे में, ठीक है। यहाँ पे नहीं था ये, वायरस को अलग कैटेगरी में रखा गया। क्यों रखा गया, इसको अलग से इंपोर्टेंस क्यों दी गई है, ये आपको पता चलेगा अभी आगे। वायरसेस आर ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक। वायरसेस भी क्या हैं, माइक्रोस्कोपिक हैं, यानी कि बहुत छोटे हैं, बट आर डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। लेकिन ये जो अभी हमने 4 कैटेगरी पढ़ी यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, उनसे अलग हैं। क्यों? दे हैव एवर रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म। देखो, अब तक वायरसेस के ऊपर बहुत बड़ी डिबेट हो चुकी है, और आज तक ये क्वेश्चन मार्क ही है कि ये लिविंग है या नॉन लिविंग है। जब भी वायरस किसी होस्ट बॉडी में एंटर करता है, मान लो मेरी बॉडी में एंटर कर गया, तभी ये लिविंग कहलाएगा। अदरवाइज अगर ये बाहर एनवायरनमेंट में है, इसको होस्ट बॉडी नहीं मिली है, तो ये नॉन लिविंग कहलाते हैं, ठीक है। तो ये एक बॉर्डर लाइन पे, बीच वाली लाइन पे खड़े हैं, ना ये नॉन लिविंग है ना ये लिविंग है। लिविंग कब होंगे, जब ये होस्ट बॉडी में एंटर कर जाएंगे, वहाँ जाके ये रिप्रोड्यूस करते हैं और रैपिडली डिवाइड करके बहुत सारे वायरसेस बना लेते हैं। अदरवाइज अगर ये बाहर हैं, होस्ट बॉडी इनको नहीं मिली, तो ये एज ए लिविंग, नॉन लिविंग काउंट होते हैं। ओके, आप देखो, ये हाउ एवर रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड सेल ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म। ये कहाँ पे रिप्रोड्यूस करेंगे, केवल जब इनको होस्ट बॉडी मिलेगी। विच में भी बैक्टीरियम, ये बैक्टीरिया को भी अफेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पे भी एंटर कर सकते हैं, प्लांट को भी कर सकते हैं और एनिमल को भी कर सकते हैं। सम ऑफ दीज वायरसेस आर शोन इन फिगर 2.5। आगे इनकी पिक्चर दे रखी है, जो कि हम अभी देखेंगे। कॉमन एलिमेंट्स लाइक कोल्ड, इन्फ्लुएंजा एंड मोस्ट कफ आर कोज्ड बाय द वायरसेस। अब आपसे एग्जामिनर पूछेगा वायरसेस से होने वाली बीमारियां बताओ, तो आप क्या क्या बताओगे? कोल्ड, फ्लू जिसको इन्फ्लुएंजा बोलते हैं, एंड जितने भी कफ खांसी होती है वो कौन कोज करता है? वायरसेस। ध्यान रखना, इसको साथ साथ नोट करते जाना, ठीक है। सीरियस डिजीज लाइक पोलियो एंड चिकन पॉक्स आर ऑल्सो कोज्ड बाय वायरसेस। जितने भी कुछ सीरियस डिजीज हैं, जैसे कि पोलियो हो गया या चिकन पॉक्स हो गया, ये सीरियस हैं, कॉमन डिजीज़ नहीं है ये। जैसे कोल्ड और कफ होता है, वो दवाई लेके ठीक हो जाता है, ये बहुत ही सीरियस टाइप की बीमारी होती है, ठीक है। इनको भी कौन कोज करता है? वायरस। अब है डिजीज लाइक डिसेंट्री एंड मलेरिया आर कोज्ड बाय प्रोटोजोआ। अभी हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को 4 ग्रुप में डिवाइड किया था, जिसमें से एक था प्रोटोजोआ। तो अभी प्रोटोजोआ की बीमारी बता रखी है, कौन कौन सी हैं? डिसेंट्री और मलेरिया। ये किससे कोज होती हैं? प्रोटोजोआ से। प्रोटोजोआ को प्रोटोजोआंस भी बोलते हैं। वेयर टाइफाइड एंड ट्यूबरक्लोसिस आर बैक्टीरियल डिजीज। देखो, प्रोटोजोआ से होने वाली कौन सी हैं? डिसेंट्री और मलेरिया। और टाइफाइड से बैक्टीरिया से होने वाली कौन सी डिजीज है? टाइफाइड और ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस को टीबी भी बोलते हैं हम कॉमन लैंग्वेज में, ठीक है। यू हैव लर्न अबाउट सम ऑफ दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन क्लास 6 एंड क्लास 7। आप कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ के आए हो पिछली क्लासेस में, छठी में भी और 7वीं में भी, आपको थोड़ी बहुत जानकारी होगी उसके बारे में। अब जैसे कि पीछे बताया गया था कि फिगर 2.1 में कुछ पिक्चर्स दिखाई गई हैं, यहाँ पे 2.2, 2.3, 2.4 और 2.5 में वो दिखती हैं। यहाँ पे कुछ बैक्टीरिया दिखाए गए हैं। जब वो कह रहा था कि आप एक हैंडफुल सोइल लो, पानी में डाल दो, फिर उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखो, तो आपको कुछ ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर दिखाई देंगे। ये कुछ बैक्टीरिया दिखा रखे हैं यहाँ पे एल्गी दिखा रखी हैं, क्लाइमेडोमोनास और स्पायरोगायरा। यहाँ पे प्रोटोजोआ हैं 2, अमीबा और पैरामीशियम। ये याद रखने हैं आपने। प्रोटोजोआ कौन से हैं, एल्गी के कुछ एग्जाम्पल कौन से हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ फंगी दिखा रखी हैं, जैसे कि ब्रेड मोल्ड है, पेनिसिलियम है और एस्परजिलस है, ठीक है। ये याद रखनी है आप लोगों ने। और यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखा रखा है वायरस का। वायरस कुछ हमारा ऐसा दिखाई देता है, ओके। अब बढ़ते आगे, यहाँ पे दिख रखा है वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लीव्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ पे रहते हैं?
माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बी सिंगल सेल्ड लाइक बैक्टीरिया, सम एल्गी एंड प्रोटोजोआ, और मल्टी सेलुलर सच एज मैनी एल्गी एंड फंगी। माइक्रो ऑर्गेनिज्म दोनों टाइप के हो सकते हैं, यूनिसेलुलर भी, सिंगल सेल्ड भी और मल्टी सेलुलर भी। यूनिसेलुलर मतलब वन सेल्ड सिंगल सेल्ड भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे बैक्टीरिया हो गए कुछ यूनिसेलुलर, एल्गी होगी, प्रोटोजोआ, बहुत सारी टाइप की एल्गी जो हैं वो, और फंगी हैं, यूनिसेलुलर भी होती हैं और मल्टी सेलुलर भी होती हैं। दे लिव इन ऑल टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट, ये हर टाइप के एनवायरनमेंट में रहती हैं, रेंजिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग्स एंड डेजर्ट टू मार्सी लैंड्स। मतलब हर जगह माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं। जहाँ पे बहुत गर्मी है वहाँ पे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, जहाँ पे बहुत ठंड है वहाँ पे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, और जहाँ पे बीच का एनवायरनमेंट है वहाँ पे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिलते हैं। यानी कि ये ओमनी प्रेजेंट हैं, ये हमें एवरीवेयर मिलते हैं, हर जगह प्रेजेंट हैं, ये सर्वत्र व्यापी हैं, ठीक है। आगे है, दे आर ऑल्सो फाउंड इन साइड द बॉडीज ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स। और ये सिर्फ बाहर एनवायरनमेंट में ही नहीं, एनिमल्स की बॉडीज में भी मिलती हैं, जैसे कि हमारे अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होती हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिज्म वाइल अदर एग्जिस्ट फ्रीली। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे की बॉडी पे रहते हैं जिनको पैरासाइट बोलते हैं, और कुछ ऐसे ही एनवायरनमेंट में फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं। तो आ गया होगा ये भी आपको समझ में, ये क्वेश्चन बन सकता है, वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव। ओके, नेक्स्ट है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस। अब हमें पढ़ना है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी और हमें भी, हमारा क्या रिलेशन है इनसे। अब है माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस। माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर लाइव्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। सम ऑफ देम आर बेनिफिशियल इन मैनी वेज वेयर एज सम अदर्स आर हार्मफुल। कुछ एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए बेनिफिशियल हैं, कुछ एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए हार्मफुल हैं, क्योंकि वो हमारे अंदर डिजीज कोज करती हैं। लेट अस स्टडी अबाउट दैम इन डिटेल। चलो इनके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। अब है फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले हम कुछ फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पढ़ेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पस। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम बहुत अलग अलग अपने पर्पस पूरे करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ करते हैं। दे आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक। कर्ड बनाने के लिए, ब्रेड बनाने के लिए, केक बनाने के लिए, और भी बहुत सारी कमर्शियली प्रोडक्ट्स बनाने के लिए हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ करते हैं। अभी आप पढ़ोगे उनके बारे में। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैव बीन यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल सिंस एजेस। और बहुत पहले से हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एल्कोहल प्रोडक्शन के लिए यूज़ करते आ रहे हैं, ठीक है। दे आर ऑल्सो यूज इन क्लीनिंग अप द एनवायरनमेंट। माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिर्फ खाना वगैरह में हेल्प नहीं करते, खाना बनाने में हमारी एनवायरनमेंट को भी क्लीन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द ऑर्गेनिक वेस्ट, वेजिटेबल पील्स, रिमेन्स ऑफ animals, feces, etc. are broken down into harmless and usable substance by bacteria। जितना भी हमारे बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस होते हैं हमारी एनवायरनमेंट के अंदर, जैसे कि वेजिटेबल पील्स हो गए, सब्जियों के छिलके हो गए, एनिमल एक्सक्रीटा हो गया, जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट है जो कि बायोडिग्रेडेबल है, उनको ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ के मिट्टी में मिला देते हैं। और देखो मान लो आपने एक बाल्टी भर के वेजिटेबल पील्स कहीं पे डाल दी, देखो उनकी क्वांटिटी एक बाल्टी थी, कुछ टाइम के बाद आप देखोगे वो बिल्कुल डिग्रेड कर देंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और वो एक मुट्ठी भर सोइल हो जाएगी। तो देखो ये एनवायरनमेंट को भी क्लीन कर रही हैं, जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट है उसको कम कर रही हैं, और उसको एक ह्यूमस में कन्वर्ट कर रही हैं, मैन्योर में कन्वर्ट कर रही हैं, जो कि सोइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं और हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं। रिकॉल दैट बैक्टीरिया आर ऑल्सो यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन। ऑफ कोर्स बहुत सारे बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म मेडिसिन की प्रिपरेशन के लिए भी काम आते हैं। इन एग्रीकल्चर दे आर यूज्ड इन इंक्रीज सोइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन। और एग्रीकल्चर में भी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म सोइल फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं थ्रू फिक्सिंग नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को फिक्स करने में भी जितने भी बैक्टीरिया हैं, कुछ बैक्टीरिया हैं जो कि बहुत हेल्प करते हैं, जो कि हम आगे नाइट्रोजन साइकिल में पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखते हैं भाई कर्ड को बनाने में माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे हेल्प करते हैं, और ब्रेड को, मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड। यू हैव लर्न इन क्लास 7th दैट मिल्क इज टर्न इनटू कर्ड बाय बैक्टीरिया। आपने क्लास 7th में पढ़ा है कि जो हमारी मिल्क है वो कर्ड में कैसे कन्वर्ट होता है, थ्रू विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया। अब पहली कुछ कहती है इसकी सुनो। आई सा दैट माई मदर एडिड ए लिटल कर्ड टू वॉर्म मिल्क टू सेट कर्ड फॉर द नेक्स्ट डे, आई वंडर वाई।
पहली देखती है कि उसकी मम्मी जो रोज़ है दूध में थोड़ी सी कर्ड को गर्म दूध में मिला देती है और नेक्स्ट डे वो दही बन जाती है। वो सोचती है ऐसा कैसे हो गया। कर्ड कंटेन सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कर्ड के अंदर यानी कि दही के अंदर बहुत सारे टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। ऑफ दीज द बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस प्रमोट द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। और उनमें से एक बैक्टीरिया जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस वो कर्ड की फॉर्मेशन करने में हेल्प करता है। इट मल्टीप्लाई इन मिल्क एंड कन्वर्ट इट इनटू कर्ड। ये मिल्क के अंदर बहुत मल्टीप्लाई करके बहुत सारे लैक्टोबैसिलस बना देता है और किस में कन्वर्ट कर देता है, दूध को दही में। बैक्टीरिया आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ चीज़, पिकल्स एंड मैनी अदर फूड आइटम्स। सिर्फ दही बनाने में नहीं, बहुत सारे अलग अलग टाइप के फूड आइटम्स बनाने में भी, जैसे चीज़ और पिकल हो गए, उनमें भी बहुत सारे बैक्टीरिया काम आते हैं। एन इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ रावास, जिसको सूजी बोलते हैं, इडलीज एंड भटूराज इज कर्ड। कैन यू गेस वाई? बैक्टीरिया एंड ईस्ट आर ऑल्सो हेल्पफुल फॉर फर्मेंटेशन ऑफ राइस, इडलीज एंड डोसा बैटर। अब बहुत सारे टाइप की, जैसे इडली डोसा वगैरह बनाने के काम बनाते हैं हम, तब उसमें भी बहुत सारे बैक्टीरिया हेल्प करते हैं। कैसे, चलो देखते हैं। अब उससे पहले एक एक्टिविटी 2.3 देखेंगे हम। टेक हाफ केजी फ्लोर आटा और मैदा। आप आधा किलो आटा लो या मैदा ले लो। ऐड सम शुगर एंड मिक्स विद वार्म वाटर। उसमें कुछ शुगर को ऐड करो और उसको मिक्स करो गर्म पानी के साथ। ऐड ए स्मॉल अमाउंट ऑफ ईस्ट पाउडर एंड नीड टू मेक ए सॉफ्ट डो। अब उसमें कुछ अमाउंट आप गर्म पानी डालिए और ईस्ट पाउडर मिलाइए और उसको नीड कीजिए और एक सॉफ्ट डो बना लीजिए। वट डू यू ऑब्जर्व आफ्टर 2 आवर्स? 2 घंटे के बाद आप उसमें देखिए। डिड यू फाइंड द डो राइजिंग? अब क्या होगा, ये जो डो बनाया था हमने, ये अब देखो यहाँ ऐसे एक सॉल्यूशन सा तैयार कर लिया था, इस पाउडर ऐड किया था। अब थोड़ी देर के बाद ये इतना राइज हो चुका होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ईस्ट रिप्रोड्यूस रैपिडली एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। देखो इसके अंदर जितनी भी शुगर थी उस या कार्बोहाइड्रेट थे, उस पे ईस्ट अपना खाना खाती है और जैसे ही वो खाना खाती है, मतलब उसका ब्रेक डाउन करती है, तो उस टाइम पे वो CO2 को रिलीज करती है। ठीक है, और वो CO2 गैस इस डो को, ये जो आटा तैयार किया था, इसको राइज कर देती है। मतलब इसका जितना इतनी अमाउंट थी, ये इतनी हो जाती है। ओके, बबल्स ऑफ द गैस फिल द डो एंड इंक्रीज इट्स वॉल्यूम। जितने भी गैस के बबल थे वो इस डो को इसके सरफेस, इसकी वॉल्यूम को बढ़ा देते हैं। दिस इज द बेसिस ऑफ द यूज़ ऑफ ईस्ट इन बेकिंग इंडस्ट्री फॉर मेकिंग ब्रेड, पेस्ट्रीज एंड केक्स। ऐसे ही हमारी इसी प्रोसेस से ब्रेड, पेस्ट्रीज वगैरह, केक्स वगैरह इसी प्रोसेस से बनती हैं। ओके, अब है कमर्शियली यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हम बहुत सारे लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करते हैं किसी चीज़ का, उस टाइम पे भी बहुत सारे बैक्टीरिया यूज़ होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल को प्रिपेयर करने के लिए बहुत लार्ज स्केल पे वाइन्स एंड एसिटिक एसिड, जिसको विनेगर बोलते हैं। ईस्ट इज़ यूज फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल एंड वाइन। कमर्शियली हम जब एल्कोहल का प्रोडक्शन करते हैं या वाइन का, तो उस टाइम पे ईस्ट यूज़ होती है। फॉर दिस पर्पज़ ईस्ट इज़ ग्रोन ऑन नेचुरल शुगर। उस पर्पज़ के लिए ईस्ट को कहाँ पे ग्रो कराया जाता है? नेचुरल शुगर के ऊपर, जो कहाँ पे प्रेजेंट होती है? इन ग्रेन्स लाइक बार्ले, व्हीट, राइस, क्रस्ट, फ्रूट, जूस एक्सेट्रा। इन सब में जहाँ पे भी कार्बोहाइड्रेट और शुगर होते हैं, वहाँ पे ये ग्रो करती है। अब है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू एल्कोहल इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। ऐसा प्रोसेस जिसमें शुगर कन्वर्ट कर दी जाती है एल्कोहल में, उसको क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन। लुइस पाश्चर डिस्कवर्ड फर्मेंटेशन इन 1857। और सबसे पहले किसने डिस्कवर करी थी फर्मेंटेशन का प्रोसेस? लुइस पाश्चर ने। कहाँ, कब? 1857 में। ये याद रखने की चीज़ है भाई। Whenever you fall ill, the doctor may give you some antibiotic tablet, कैप्सूल और इंजेक्शन सच एज पेनिसिलिन। जब भी आप बीमार होते हो तो डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक्स देते हैं, कुछ कैप्सूल्स वगैरह, इंजेक्शन वगैरह देते हैं। द सोर्स ऑफ दीज मेडिसिन इज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और ये जितनी भी मेडिसिन तैयार की गई हैं, ये किसकी हेल्प से तैयार की गई हैं?
माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से। दीज मेडिसिन किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द डिजीज कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देखो, एंटीबायोटिक, बायो मीन्स लिविंग, हम लिविंग चीज़ के अगेंस्ट में कोई चीज़ यूज़ कर रही हैं जो हमारे अंदर डिजीज कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उनको किल करने के लिए हम कुछ और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प लेते हैं, उनको एंटीबायोटिक बोलते हैं। ठीक है, वो जो डिजीज कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो बीमारी करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, उनकी ग्रोथ को स्टॉप कर देते हैं, उनको किल कर देते हैं। ठीक है, सच मेडिसिन आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स, और इन्हीं को क्या बोलते हैं हम, एंटीबायोटिक। सॉरी। दीज डेज ए नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बैक्टीरिया। आजकल बहुत सारी एंटीबायोटिक्स किस किस की हेल्प से तैयार कर दी जाती हैं, बैक्टीरिया, फंगी, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड एरिथ्रोमाइसिन आर सम ऑफ द कॉमनली नोन एंटीबायोटिक्स विच आर मेड फ्रॉम फंगी एंड बैक्टीरिया। बहुत सारी टाइप्स की ये जो हमने पढ़ी, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन है, टेट्रासाइक्लिन है, एरिथ्रोमाइसिन्स हैं, ये किससे तैयार की जाती हैं, ये एंटीबायोटिक फंगी और बैक्टीरिया की हेल्प से। द एंटीबायोटिक्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय ग्रोइंग स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड यूज टू क्योर ए वैरायटी ऑफ डिजीज। ये जितनी भी एंटीबायोटिक्स तैयार की जाती हैं, कैसे मैन्युफैक्चर होती हैं, हम ग्रो करवाते हैं कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बहुत सारी टाइप की डिजीज़ को क्योर करने के लिए। एंटीबायोटिक्स आर इवन मिक्सड विद द फीड ऑफ लाइफ स्टॉक एंड पोल्ट्री टू चेक माइक्रोबियल इन्फेक्शन इन एनिमल्स। बहुत सारी एंटीबायोटिक्स को मिक्स कर दिया जाता है जितने भी लाइफ स्टॉक्स और पोल्ट्री के एनिमल्स हैं उनके खाने में माइक्रोबियल इन्फेक्शन को रोकने के लिए। दे आर ऑल्सो यूज टू कंट्रोल मैनी प्लांट डिजीज। और एंटीबायोटिक्स किस में भी और भी कहाँ काम आती हैं, प्लांट डिजीज को कम करने के लिए। यहाँ पे ये रह गया, ये इम्पोर्टेंट है। देखो, इन 1929 अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वाज वर्किंग ऑन ए कल्चर ऑफ डिजीज कोजिंग बैक्टीरिया। 1929 में एक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नाम के साइंटिस्ट थे, वो कुछ ग्रो करा रहे थे, कल्चर करा रहे थे, कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे किसके बारे में, डिजीज कोजिंग बैक्टीरिया के बारे में। सडनली ही फाउंड द स्पोर्ट्स ऑफ लिटिल ग्रीन मोल्ड इन वन ऑफ हिज कल्चर प्लेट। एक दिन उन्होंने क्या देखा कि उनकी जो कल्चर प्लेट थी जहाँ पे वो कुछ कल्चर करा रहे थे, वहाँ पे उन्होंने कुछ स्पोर्ट्स देखे ग्रीन कलर के मोल्ड। ही ऑब्जर्व दैट द प्रेजेंस ऑफ मोल्ड प्रिवेंटेड द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। उन्होंने देखा जो ये मोल्ड प्रेजेंट है वहाँ पे, वो किसको प्रिवेंट कर रहा है ग्रो करने के लिए, बैक्टीरिया को। इन फैक्ट इट इज ऑल्सो किल्ड मैनी ऑफ दीज बैक्टीरिया। फ्रॉम दिस द मोल्ड पेनिसिलिन वाज प्रीपेड। और इसी टाइम पे किसकी डिस्कवरी हुई थी, पेनिसिलिन की, जो किसने तैयार करी थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, ये याद रखना। और फर्मेंटेशन वाला लुइस पास्चर ने। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर दैट एंटीबायोटिक्स शुड बी टेकन ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ क्वालिफाइड डॉक्टर। हमेशा हमें एंटीबायोटिक्स किसी क्वालिफाइड डॉक्टर के सजेशन के ऊपर ही लेनी चाहिए, किसी झोला छाप डॉक्टर की नहीं माननी चाहिए, अदरवाइज ये हमारी बॉडी के ऊपर गलत असर भी डाल देती हैं। ऑल्सो यू मस्ट कंप्लीट द कोर्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर। और डॉक्टर, देखा होगा आपने, जब भी आप दवाई लेने जाते हो तो आपको 2-3 दिन की दवाई दे देते हैं। ऐसे नहीं कि ये लो एक गोली खा लो और इससे आराम हो जाएगा, नहीं, आपको वो 2-3 टाइम की, 4-5 टाइम की दवाई देते हैं, वो कोर्स आपको कंप्लीट करना होता है। ठीक है, इफ़ यू टेक एंटीबायोटिक्स व्हेन नॉट नीडेड और इन रॉन्ग डोजेज इट मे मेक द ड्रग लेस इफेक्टिव एंड यू माइट नीड इट इज़ इन फ्यूचर। जब आप इसको गलत तरीके से लेते हो या रॉन्ग डोज लेते हो तो हो सकता है आगे के टाइम में जब आप इसको लोगे तो वो हमारी इतनी इफेक्टिव ना हो, इतना अच्छे से असर ना करे हमारे शरीर पे। ठीक है, ऑल्सो एंटीबायोटिक्स टेकन अननेसेसरीली मे किल द बेनिफिशियल बैक्टीरिया इन बॉडी। और कभी कभी आप ऐसे ही दवाई ले लेते हो अगर एंटीबायोटिक्स, तो वो हमारी बॉडी के अंदर जितने भी बेनिफिशियल बैक्टीरिया उनको भी किल कर देते हैं। एंटीबायोटिक्स हाउएवर आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट कोल्ड एंड फ्लू एज दे आर कॉज्ड बाय वायरस। एंटीबायोटिक्स कभी भी कोल्ड और फ्लू जैसी बीमारियों के लिए नहीं ली जाती, क्योंकि वो किससे कोज करी जा रही हैं, वायरस से। अभी पीछे पढ़ के आए थे हम। तो एंटीबायोटिक्स सिर्फ बैक्टीरियल डिजीज़ के खिलाफ ही यूज़ होती हैं। ठीक है, अब है वैक्सीन। वाई आर चिल्ड्रन इन्फेंट्स गिवन वैक्सीनेशन। आप सब ने देखा होगा हमारे आसपास हमें भी वैक्सीनेशन लगी होती है, जब हम छोटे होते हैं तो वैक्सीन लगती है, हमें इंजेक्शंस लगती हैं। तो पहली कह रही है ये क्यों होता है ऐसे। व्हेन डिजीज कैरिंग माइक्रोब्स एंटर इन आवर बॉडी, जब हमारी बॉडी के अंदर डिजीज कैरिंग माइक्रोब्स एंटर कर जाते हैं जो बीमारी पैदा करते हैं, द बॉडी प्रोड्यूस एंटीबायोटिक्स। उस टाइम पे हमारी बॉडी एंटीबॉडीज़
रिलीज़ करती है टू फाइट द इन्वेडर। जो हमारी बॉडी के अंदर बैक्टीरिया एंटर कर गया, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर कर गया, उसके खिलाफ हमारी बॉडी एक शील्ड बनाती है जिसको एंटीबॉडीज़ बोलते हैं। द बॉडी ऑल्सो रिमेंबर्स हाउ टू फाइट द माइक्रोब इफ़ इट एंटर्स अगेन। अब हमारी बॉडी अगर नेक्स्ट टाइम कोई बैक्टीरिया उसी टाइप का अगर आ गया बॉडी के अंदर, तो वो तैयार रहती है कि इस बैक्टीरिया से कैसे निपटना है। होता क्या है, देखो हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ बनती है। मान लो अभी बच्चा पैदा हुआ है और उसको कोई जैसे उसको हो गया भाई कोई बीमारी होगी, मान लो उसको जॉन्डिस हो गया। अब जॉन्डिस होने के बाद उसके अंदर कुछ माइक्रोब्स मतलब वैक्सीनेशन दी जाएगी उसको। अब वैक्सीन दे दी, अब वो बैक्टीरिया अंदर चले गई, अब वो क्या करेंगे, उस जॉन्डिस को ख़त्म करेंगे, यानी कि बेनिफिशियल बैक्टीरिया रिलीज़ करेंगे और जो हार्मफुल बैक्टीरिया उनको किल कर देंगे। अब उस टाइम पे तो जॉन्डिस ठीक हो गया, नेक्स्ट टाइम भी हमारी बॉडी याद रखेगी अगर जॉन्डिस का भी कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर कर गया तो उसको उससे कैसे निपटना है। ठीक है, तो एक शील्ड बना देती है हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली कि जब भी कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर करेगा तो उससे कैसे निपटना है, उसको कैसे किल करना है। ठीक है, इफ डेड और वीकेंड माइक्रोब्स आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द हेल्दी बॉडी, द बॉडी फाइट्स एंड किल इन्वेडिंग बैक्टीरिया बाय प्रोड्यूसिंग सुटेबल एंटीबॉडीज। एक्चुअली इन इंजेक्शंस में डाला भी किया जाता है वीक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जैसे अभी कोविड हुआ था तो सबके अंदर जो वैक्सीनेशन हुई थी उसमें कोविड-19 का ही कोई वीक माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था, जिससे जो वो हार्मफुल और जो थोड़ा स्ट्रॉन्ग वेरिएंट था अगर वो एंटर करेगा तो उस टाइम पे वो बॉडी उसके खिलाफ लड़ सकती है, क्योंकि उसने पहले से ही उस टाइप की एंटीबॉडीज़ बना के रख रखी हैं। तो वैक्सीनेशन में भी हम कुछ वीक टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस किए जाते हैं ताकि बॉडी उनके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाए, और अगर स्ट्रॉन्ग वेरिएंट एंटर करेगा तो वो उसको भी किल कर दे। और बॉडी याद रखती है हमारा इम्यून सिस्टम कि हाँ इस टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर एंटर किया है तो उससे कैसे निपटना है। ठीक है, द एंटीबॉडीज रिमेन इन द बॉडी एंड वी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द डिजीज कोजिंग माइक्रोब्स फॉर एवर। और ऐसे ही फॉर एवर जब भी कभी उस टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर करेगा तो बॉडी उसको याद रखती है और उसके खिलाफ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगी और वो बीमारी हमें होने नहीं देगी। दिस इज़ हाउ ए वैक्सीन वर्क्स। ऐसे ही वैक्सीन वर्क करती है। सेवरल डिजीज इंक्लूडिंग कोलेरा, ट्यूबरक्लोसिस, स्मॉल पॉक्स एंड हेपेटाइटिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन। और बहुत टाइप की बीमारियां जैसे टीबी है, स्मॉल पॉक्स है, हेपेटाइटिस है, और भी बहुत सारी सीरियस लिथल डिजीज को हम रोक सकते हैं वैक्सीनेशन के थ्रू। एडवर्ड जेनर डिस्कवर्ड द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स इन 1798। एडवर्ड जेनर ने क्या डिस्कवर किया था स्मॉल पॉक्स के लिए वैक्सीन कब, 1798। ये आपको याद रखनी भाई। ठीक है, जैसे लुइस पाश्चर ने क्या किया था 1857 में फर्मेंटेशन की डिस्कवरी, और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या किया था 1929 में पेनिसिलिन की डिस्कवरी, और एडवर्ड जेनर ने क्या किया स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन तैयार की थी 1798 में। इन योर चाइल्डहुड यू मस्ट हैव बीन गिवन इंजेक्शन टू प्रोटेक्ट यूर सेल्फ अगेंस्ट सेवरल डिजीज। अब सबको इंजेक्शन लगे हुए हैं ना, जब हम छोटे होते हैं तो वैक्सीन्स लगती हैं हमें। कैन यू प्रिपेयर ए लिस्ट ऑफ दीज डिजीज। अब आप उनको सोचना और उनकी लिस्ट बनाना। यू मे टेक हेल्प फ्रॉम योर पेरेंट्स। अपने पेरेंट्स से पूछ के कब कौन सा टीका लगा था तो आप एक लिस्ट तैयार कर सकते हो। इट इज़ असेंशियल टू प्रोटेक्ट ऑल चिल्ड्रन अगेंस्ट दिस डिजीज़। और ये ज़रूरी होता है कि बच्चों को बहुत सारी टाइप की डिजीज़ से बचाया जाए। नेसेसरी वैक्सीन आर अवेलेबल इन द नियर बाई हॉस्पिटल। जितने भी हमारे हॉस्पिटल होती है, डिस्पेंसरी होती है आसपास, वहाँ पे हमें ये इंजेक्शन दिए जाते हैं। You might have seen the advertisement on TV and newspaper regarding protection of children against polio under the Pulse Polio प्रोग्राम। और जो ये पोलियो बीमारी हमें इसके खिलाफ भी हमें पोलियो ड्रॉप पिलाई जाती है। और कौन से प्रोग्राम के थ्रू ये मुहिम चलाई जाती है, पल्स पोलियो प्रोग्राम। ठीक है, पोलियो ड्रॉप्स गिवन टू चिल्ड्रन आर एक्चुअली ए वैक्सीन। और जो वो ड्रॉप पिलाई जाती है वो भी एक टाइप की क्या है, वैक्सीन है। ठीक है, 5 साल तक सबने पी रखी होगी और पिलाते हैं अब भी, ताकि बच्चे को पोलियो ना हो। ठीक है, ए वर्ल्ड वाइड कैंपेन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स हैज़ फाइनली led to its eradication from the most part of the world। और एक कैंपेन शुरू की गई है स्मॉल पॉक्स की वर्ल्ड वाइड में, जिससे हम स्मॉल पॉक्स को वर्ल्ड वाइड ख़त्म कर सकें, इसको झट से मिटा सकें। ठीक है, दीज डेज वैक्सीन्स आर मेड
ऑन ए लार्ज स्केल फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आजकल तो बहुत सारी टाइप की जो वैक्सीन है वो लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस की जाती हैं, किसकी हेल्प से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से, टू प्रोटेक्ट ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स फ्रॉम सेवरल डिजीज। और किसको बचाने के लिए, ह्यूमंस के लिए भी वैक्सीनेशन है, एनिमल्स के लिए भी, ठीक है। अब है इसकी जो अगली यूज़फुलनेस है इसकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, वो है इंक्रीज सोइल फर्टिलिटी। थोड़ा सा मैंने बताया था आपको सोइल फर्टिलिटी को कैसे बढ़ाते हैं ये, चलो और देखते हैं। सम बैक्टीरिया आर एबल टू फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमोसफेयर टू एनरिच सोइल विद द नाइट्रोजन एंड इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करके हमारे एनवायरनमेंट को प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। दीज माइक्रोब्स आर कॉमनली कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स। और जो नाइट्रोजन को फिक्स कराते हैं उनको क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स। यहाँ पे कुछ फिगर 9 2.7 में दिखा रखा है, द नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी। यहाँ पे कुछ साइनोबैक्टीरिया दिखा रखे हैं जो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। क्लीनिंग द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट को भी हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं भाई, क्लीन करते हैं। कैसे, बूजो एंड पेली हैड ऑब्जर्व द स्कूल गार्डनर making manure. Along with their friends, they collect some waste plant, vegetable and fruits from nearby house and gardens. Buzo and Paley had observed the school gardener making manure. Along with their friend, they collect some waste of plant, vegetables and fruit from near house and gardener. They put them in pit meant for waste disposal. After some time it decomposed and got converted into manure. Buzo and Paley wanted to know how this has happened. Buzo और पहेली ने क्या किया भाई, अपने आसपास से कुछ वेजिटेबल, कुछ वेस्ट प्रोडक्ट को इकट्ठा किया और उनको डिस्पोजल पिट में रख दिया। कुछ टाइम के बाद देखा कि वो कन्वर्ट हो गए मैन्योर में, तो वो जानना चाहते हैं कैसे। अब एक एक्टिविटी है, टेक 2 पोट्स एंड फिल ईच पोट हाफ ऑफ द सोइल। 2 पोट लो और उनको मिट्टी के भर लो हाफ हाफ। मार्क दैम ए एंड बी, दोनों को नाम दे दो ए एंड बी। पुट प्लांट वेस्ट इन पोट ए एंड थिंग्स लाइक पॉलीथीन बैग, एम्प्टी ग्लास बोटल्स एंड ब्रोकन प्लास्टिक टॉयज ऑन पोट बी। पोट ए में आपने कुछ वेस्ट डालना है, ठीक है, प्लांट वेस्ट जितना भी होता है वो, और दूसरे में बी वाले में क्या डालोगे, पॉलीथीन वगैरह, एम्प्टी ग्लास बोटल्स वगैरह, और मतलब प्लास्टिक की चीज़ें डालनी है आपने। पुट द बोटल असाइड, ऑब्जर्व देम आफ्टर 3-4 वीक्स। 3-4 हफ्ते के बाद देखो दोनों में क्या अंतर दिखेगा। ऑफकोर्स जो पोट ए है उसमें प्लांट वेस्ट है, उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन करके मैन्योर में कन्वर्ट कर देंगे। प्लास्टिक के ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म काम नहीं करते और उसको डिग्रेड होने के लिए बहुत साल लगते हैं, ठीक है। Do you find any difference in the content of 2 pots? Of course, we see many difference, a lot of difference between 2 pots, because in pot 1 all the waste were decomposed, and in pot B all polythene bags and empty bottles remain as it is. If so, what is the difference? You will find that हमने बता दिया इसका आंसर, ठीक है। अब है, द प्लांट वेस्ट हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू मैन्योर बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स। माइक्रोब्स की हेल्प से वो कन्वर्ट हो चुके हैं। द न्यूट्रिएंट रिलीज्ड इन दिस प्रोसेस कैन बी यूज्ड फॉर प्लांट अगेन। और जितना भी वेस्ट डिकम्पोज हो गया उसको हम वापस से प्लांट में यूज़ कर सकते हैं, मिट्टी में डाल सकते हैं। डिड यू नोटिस दैट इन पोट बी द पॉलीथीन बैग, एम्प्टी ग्लास बोटल्स एंड ब्रोकन टॉय पार्ट did not undergo any such change? उनके अंदर कोई चेंज नहीं आया। द माइक्रोब्स could not act on them and convert them into manure। उनके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्ट करेंगे ही नहीं। You often see large amount of dead organic matter in the form of decaying plant and sometimes dead animals on the ground. You find that they disappear after some time। आपने देखा होगा अगर कोई ऑर्गेनिक मैटर है या कोई प्लांट डेड है या कोई एनिमल डेड है, ग्राउंड पे है, कुछ टाइम के बाद वो डिसअपियर हो जाती हैं। दिस इज बिकॉज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज डेड ऑर्गेनिक वेस्ट ऑफ प्लांट एंड एनिमल कन्वर्टिंग दैम इनटू सिंपल सब्सटेंस। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनको सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ देते हैं। दीज सब्सटेंस आर अगेन यूज्ड बाय द अदर प्लांट एनिमल। और जितना भी वो वेस्ट डिकम्पोज हो गया वो दोबारा से उनको प्लांट और एनिमल यूज कर लेते हैं। दस माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी यूज टू डिग्रेड द हार्मफुल एंड स्मेली सब्सटेंस एंड देयर बाई क्लीनिंग अप द एनवायरनमेंट। और क्या करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इन वेस्ट को डिग्रेड करके सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ देते हैं। आसपास कितनी बदबू आती रहती है, जितना भी वेस्ट पड़ा उसको डिग्रेड करके एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं। आगे है हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आज हमने पढ़ लिया उनके माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में
और उनकी यूज़फुल कैसे काम आते हैं हमें, वो इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट पड़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो कुछ भी ना समझ में आया हो तो आप कमेंट कर सकते हो, आराम से पढ़ना आ जाएगा समझ में। तब तक के लिए पढ़ते रहो भाई। राधे राधे।